ओके। आज हम वापस अपने जेई मेन की सीरीज को शुरू करेंगे और काइनेमेटिक्स के सवाल अपने पहले भी किए थे और आज वापस शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है आपके लिए स्क्रीन पे, और मैं चाहता हूँ कि जब भी हम सवाल कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन खुद ट्राई करें, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखें। काइनेमेटिक्स के सवाल हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं, इक्वेशन में मोशन लगेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। एवरेज वेलोसिटी आपको मालूम है, एवरेज एक्सेलरेशन आपको मालूम है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे, उन्हीं के ऊपर सवाल है। आप देखेंगे 90% जो सवाल हैं बहुत ईजी हैं। कुछ एक एक सवाल होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर अपन सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो अपन क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इस समय स्पेशली जो बच्चे आप जेई मेन जनवरी में देने वाले हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी करें, अगर आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन में जरूर अटेम्प्ट करें। आप ये देखें कि आप कहाँ पर स्टकअप हो रहे हैं और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें। सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप सोचें कि आप खूब सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेंगे, उससे कुछ फ़ायदा होगा? उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। एक बुलेट इज फायर्ड इनटू द फिक्स्ड टारगेट एंड इट लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। तो एक बुलेट है, ठीक है, हम लोग बुलेट ले लेते हैं। ये एक बुलेट है, ठीक है, एंड यहाँ पर कोई टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट में एंटर होने से पहले ये अपनी वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v थी, इट लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि v/3 लूज कर दिया। यानी कि यहाँ तक आते थे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2v/3। ये डिस्टेंस जो है ये आपको दे रही 4 सेंटीमीटर। इट पेनिट्रेट्स फर्दर d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और ये फर्दर जो पेनिट्रेट करती है, मान लीजिए यहाँ तक पेनिट्रेट करती है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है आपको दे रखा है d इंटू 10⁻³, और यहाँ पर आके इसकी स्पीड जो होती है, ये वेलोसिटी जो होती है, जीरो जाती है। हम वैल्यू d पूछिए तो हमें दो बार सेकंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाना है। एक बार यहाँ से v से 2v/3 होगी, एक बार 2v/3 से v इक्वल टू 0 हो गया। हमें मालूम है v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें पता है। रजिस्टिव कितना रजिस्टिव जो रिटार्डेशन लगा रहा है, जो एयर यहाँ पर जो रिटार्डेशन लगा रहा है, या जो ये ब्लॉक जो रिटार्डेशन लगा रहा है, हम इसको मानेंगे यूनिफॉर्म है, ये रिटार्डेशन लगा रहा है, उसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही है। तो v से 2v/3 होगी, हम लिख सकते हैं 4v²/9, और ये इनिशियल जो स्पीड थी तो v स्क्वायर थी, और इससे हमने निकाल लिया 2as। 2as कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2a 4 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। ये जो हो जाएगा इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, ठीक है, और ऐसे कर लेते हैं 4v²/9 माइनस v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5v²/9, ठीक है। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻², और इसको और सिंप्लीफाइड करूँ तो मैं लिख सकता हूँ -5/72 v स्क्वायर इंटू 10⁻² नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा एक तरह से रिटार्डेशन आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया। अब यहाँ पर जब बॉल, ये जो बुलेट होती है, जब इस टारगेट से टकराती है तो इनिशियल स्पीड जिससे टकराती है वो 2v/3 से टकराती है और फाइनली जाके रेस्ट पे आती है। तो अगर मैं वापस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, इसके केस में अब ये u हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 0 जाएगी। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाऊंगा, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि रेस्ट पे आ गया। u स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4v² प्लस 9 2a, और हमें ये s निकालना है, ठीक है। s की वैल्यू हो जाएगी, s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s की वैल्यू जाएगी -4v²/9 इंटू 2a। यहाँ से a की वैल्यू उठा के आप यहाँ निकालेंगे, a की वैल्यू उठा के यहाँ पर निकालेंगे और आपका s आ जाएगा। और s को याद रखिए, आपको जो फॉर्म रखनी है वो रखनी है d इंटू 10⁻³ मीटर की फॉर्म रखनी है। और आप ये जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। और लेट्स सी, हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर है, तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। एक पोजीशन दे रखी है एक आंट की, वाई जेड प्लेन में दे रखी है। देखिए वाई जेड प्लेन में पोजीशन दे रखी, क्या पोजीशन है? s इक्वल टू 2t² j के प्लस 5k के, वाई जेड प्लेन में दे रखी है आपको, ठीक है। तो देखिए ये y कोऑर्डिनेट है और ये आपका z कोऑर्डिनेट है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आपसे पूछा है
वेलोसिटी पूछी है एक t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी, वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछी है। अच्छा, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये पहले से हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट का मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो वेलोसिटी हो जाएगी ds बाई डी टी। अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 4t j कैप प्लस, अच्छा 5 तो कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। भाई डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वही तो वेलोसिटी होता है, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया 4t स्क्वायर का, 2t स्क्वायर डिफरेंशिएशन किया तो 4t आ गया, जे कैप है जे कैप की जगह आ गया, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो वेलोसिटी मेरी है कौन सी डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, वो 0 कंपोनेंट है। अब मुझे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है। अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालूंगा 4t स्क्वायर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालूंगा तो वेलोसिटी ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आ जाएगा 4 इंटू 1 जे कैप, यानी कि 4 जे कैप। अब 4 जे कैप मैं देख लेता हूँ मेरा आंसर कहाँ पर है, 4 मीटर। यहाँ पर देखिए x डायरेक्शन में भी दे रखी है, y डायरेक्शन में दे रखी है, तो यहाँ पर हमें अपने यूनिट वेक्टर को नहीं छोड़ना है, यूनिट वेक्टर का साथ नहीं छोड़ना है। तो 4 मीटर पर सेकंड अगर टिक करूँगा तो गलत हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन ये टिक करना है मुझे, तो ये मेरा आंसर सही आएगा। तो इस तरह से हमें इस सवाल को करना है। आइए इसी तरह से एक और कंपोनेंट का सवाल करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। सो एक पार्टिकल starts from origin at t equal to 0 with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, t equal to 0 से स्टार्ट करता है with a velocity of 5 मीटर, यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 5i कैप। इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये मूव करता है, और उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 3i कैप प्लस 2j कैप। ये समझ में आना चाहिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये एक्सेलरेशन है। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84 मीटर, हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है 84 मीटर, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज एट टाइम t, एट दिस टाइम इज v इक्वल टू अंडर रूट अल्फा, ये भी दे रखा है v इक्वल टू अंडर रूट अल्फा मीटर पर सेकेंड। और ऑब्वियसली हमसे जो वैल्यू पूछी है वो अल्फा की वैल्यू पूछी है, हमसे जो वैल्यू पूछी है, हमसे जो वैल्यू पूछी है वो अल्फा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आप देखें इस सवाल को हम कैसे करेंगे। आइए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी थी वो 5 के दे रखी, एक्सेलरेशन जो दे रखा है 3i के प्लस 2j के पूछा दे रखा है। हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है, और फाइनल वेलोसिटी में अंडर रूट अल्फा दे रखी है, यानी अल्फा की वैल्यू पूछी है। हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है, ठीक है। हमें अच्छा, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो इससे मैं एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मेरा इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो मैं फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ, ठीक है, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम निकालना शुरू करते हैं कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी निकालने की बात करते हैं हम कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ठीक है। तो आइए हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स, ये लगा सकता हूँ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन इनटू एक्स डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एक्स डायरेक्शन। ये मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, ये मुझे एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है जो 3 है। क्या मुझे एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो मैं फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर, यू एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 टू ए एक्स, ए एक्स कितना हो जाएगा 3, ए एक्स कितना हो जाएगा इसका, ए एक्स तो क्या हो गया 3, अरे यार हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया 3 हो गया है ना। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 84 होगी, और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, ये वी एक्स का स्क्वायर है 25 प्लस 6 इंटू 84, ठीक है, 25 प्लस 6 इंटू 84, this will give you Vx equal to 23 meter per second. This will give you Vx equal to 23 meter per second. यानी कि मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि मुझे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो मिल गई, ठीक है। अब मुझे अगर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में मिल गई तो क्या मैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे फाइनली निकालना क्या है, मुझे निकालना है
इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 84 मीटर देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज अंडर रूट अल्फा, ठीक है, अंडर रूट अल्फा। और क्या मैं वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, यू वाई प्लस ए टी। अच्छा, 2a, अगर मैं वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू लिखता हूँ यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू वाई डायरेक्शनल कंपोनेंट, तो मुझे ये तो मालूम है कि भाई यार ये तो जीरो है, ये वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन वेलोसिटी दे रखी ए वाई में मुझे मालूम पड़ जाएगा 2, लेकिन मुझे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है, यहाँ तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मालूम था, तो इससे मैं वी वाई तो नहीं निकाल सकता, वी वाई तो इस तरीके से नहीं निकाल सकता। क्या मैं वी वाई ऐसे निकाल सकता हूँ? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई जीरो, ए वाई 2 दे रखा है, पर मुझे यहाँ पर टाइम नहीं मालूम, तो टाइम नहीं मालूम तो वी वाई भी नहीं निकाल पाता। देखिए मुझे निकालनी है फाइनल स्पीड, क्या निकालनी है मुझे? फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड जो होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मिल गई मुझे 23, लेकिन ये वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है मुझे, वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी, ये नहीं निकल रही। अब क्या करूंगा? अच्छा, यहां पर मुझे y नहीं था, यहां पर मुझे t नहीं था, अगर मुझे कहीं से t मालूम पड़ जाए किस टाइम पे था तो मैं ये निकाल सकता हूं। तो आइए मैं t कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये देखिए vx इक्वल टू ये बोल सकता हूँ ux प्लस ax इंटू टी, बिल्कुल बोल सकते हैं। vx पता है, ux पता है, ax पता है, t निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो vx 23, ux 5, ux दे रखा ना 5, ax 3 इंटू टी। क्या ये कर सकता हूँ? अगर ये कर लिया तो t इक्वल टू 6 सेकेंड आया नहीं आया? बिल्कुल शानदार, t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया। अगर t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया तो इसमें वैल्यू पुट करके क्या वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी ए वाई कितना है 2 और 6 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की मेरी वर्टिकल वेलोसिटी आएगी। ये मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, ये मेरी वर्टिकल वेलोसिटी आ गई। अगर ये दोनों वेलोसिटी आ गई तो मुझे मालूम है कि v इक्वल टू तो होता है अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो विल गेट अंडर रूट 673, ये हमें मिल जाएगा। हमारा आंसर भी जो था न्यूमेरिकल आंसर था, यहाँ पर तो हमें वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू टाइप करेंगे 673। लेट्स सी, हमारा बिल्कुल सही, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो, हमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, हम इसको अच्छी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। कुछ सवाल तो बहुत ही ईजी आएंगे, जैसे ये तो बहुत ही लल्लू सा सवाल है, ठीक है। तो अगर आप काइनेमेटिक्स छोड़ के जाने का मन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो में 2-3 सवालों को छोड़ के बाकी सब वीडियो सवाल तो ऐसे हैं जो जिसमें वेलोसिटी निकालनी है, ds बाई dt करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, dv बाई dt करना है। मतलब होता क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, ये एक फॉर्म होती है। डी स्क्वायर बाई एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्म होती है। वी डी वी अपॉन डी एस, ये भी एक फॉर्म होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती है, यही पता होनी चाहिए। और आप 90% जेई मेन के जो सवाल होंगे वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हैं, कोई बहुत बड़ी टॉप चीज नहीं है। तो जो बच्चे अननेसेसरी में डर रहे हैं, चलो एक और नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। आइए सवाल को करते हैं। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय दिस। तो हमें एक्सटी रिलेशन दे रखा है, हमें मालूम है कि एक्सटी रिलेशन दे रखा है, बिल्कुल। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी पार्टिकल एट 2 इक्वल टू 2 सेकंड विल बी। वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी हमें मालूम है वेलोसिटी होती है ds बाई dt, तो x लिख लो पहले। तो x की वैल्यू जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। बहुत ही लल्लू सवाल है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे रखा है। वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, dx बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएट करा तो ये हो जाएगा 10t माइनस 4। आप t इक्वल टू 2 पे निकाल लो, t इक्वल टू 2 पे पूछा है, यानी कि 20 माइनस 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, ठीक है। अगर आप ये वाले सवाल भी छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आइए अगला सवाल करते हैं। मैंने आंसर तो ठीक किया नहीं, आंसर ठीक कर देता हूँ। 16 मीटर, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, इधर आ जाओ भैया। या चेक आंसर बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल चलते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, मैंने आपके लिए सवाल ऐसे छूटे चूज किए हैं जो बहुत ईजी हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम इज गिवन बाय द s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर, 2.5 इंटू टी स्क्वायर। हमें इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ds बाई dt। और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है डेल्टा s अपॉन
डेल्टा टी, ये याद रखिए आप, ये बहुत सारी जगह यूज होगा। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये पता होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछिए, इसकी v इंस्टेंटेनियस हो जाएगी ds बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो 5t आ गया। t की वैल्यू कितनी, 5 सेकंड, तो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या हमारे पास आंसर है? बिल्कुल है हमारे पास, 25 मीटर पर सेकंड का आंसर है, और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, एक पैसेंजर एक ट्रेन में बैठा हुआ है विच इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, ये मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर। जब भी 90 किलोमीटर पर आवर आया इस तरह का है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना में आता है 90 इंटू 5/18। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, और ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। देयर इज अनदर ट्रेन। अच्छा, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो देखता है कि कोई दूसरी ट्रेन है, एक और दूसरी ट्रेन है, चलो उसको दूसरी ट्रैक पे चला देते हैं, ये दूसरी ट्रैक पे चला देते हैं इस ट्रेन को। ठीक है, ये इधर से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकंड से ये आ रही है, 15 मीटर पर सेकंड से आ रही है भाई, कोई बात नहीं, 15 मीटर पर सेकंड से आ रही है। अब बताना है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन बी क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी क्या है जब तक ये दोनों को क्रॉस करेगी। ठीक है, उस अनादर जो भी पर्सन है सामने देख रहा है ट्रेन आई आई आई, ऑब्जर्व अनादर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द ट्रेन भी ना, उसको कितनी देर तक ऑब्जर्व कर पाता है, उसको ऑब्जर्व कर पाता है वो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर पाता है वो सिर्फ 8 सेकंड तक ऑब्जर्व कर पाता है। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर था, इसकी जब सामने ये ट्रेन यहाँ थी, यहाँ से इसने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया जब तक ये ट्रेन पूरी क्रॉस नहीं होगी। तो यानी कि इस ऑब्जर्वर ने कितनी लेंथ को ऑब्जर्व किया, ट्रेन की लेंथ को ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वर ने कितने देर ऑब्जर्व किया, ट्रेन की लेंथ को ऑब्जर्व किया। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और चूंकि दोनों की दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड का ऐड हो जाएगी, तो ये 25 मीटर पर सेकंड जा रही है, 15 मीटर पर सेकंड जा रही है, हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी हमारे पास काम करने के लिए। ओके, तो t इक्वल टू एल बाई 40, t कितना है 8 मीटर, l अपॉन 40, तो l इक्वल टू हो जाएगा 320 मीटर, यानी कि ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 320 मीटर की लेंथ है। तो ये भी एक बहुत इजी सवाल है, ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, और कंप्यूटर जी ने हमारा आंसर सही बता दिया है। आइए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो जेई मेन के सवाल देखिए कि अगर आप पीवाईक्यू लगा के जा रहे हैं और हमारे साथ अगर आप काइंजा के चैनल के साथ कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो ये भी एक तरह से सेम सवाल है, दो टनल्स है, एक की लेंथ एल है, एक की 4L है, और एक कैपिटल एल लंबाई की टनल है, उसमें पैरेलल ट्रैक्स पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, विद वेलोसिटी सो एंड सो, ए ट्रेन 35 सेकंड लेस टू देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल। ठीक है, तो टू ट्रेन ए एंड बी एंड लेंथ एल एंड 4 है, तो ट्रेन, अच्छा बना लेते हैं, ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी, इसकी लंबाई एल, इसकी लंबाई 4L। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी है 108, तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है 72, 72 इंटू 5/18 करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड मालूम पड़ेगी, इसकी लंबाई मालूम पड़ेगी। इट टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल, यानी कि ट्रेन ए को टाइम कम लगता है। ठीक है, ट्रेन ए को टाइम कम लगता है, तो अगर मैं बोलता हूँ इसको टी टाइम लगता है तो उसको लगेगा टी माइनस 35। क्या आप इस बात पर एग्री होते हैं? अगर इसको टी टाइम लगता है तो उसको टी माइनस 35 टाइम लगेगा। वेरी गुड, ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ओके, हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द टनल निकालिए, लेंथ ऑफ द टनल, तो लेंथ ऑफ द टनल निकालनी है हमें, ये निकालनी है, और गिवन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द टनल जो है वो 60L के बराबर है, यानी ट्रेन ए की जो लंबाई है उसका 60 टाइम्स है। ठीक है, तो पहले तो मैं निकालते हैं कि ट्रेन ए को इस टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ट्रेन ए को इस टनल को, ट्रेन ए का जो टाइम है, लेट्स से कि इसको लिखते हैं TA टाइम, इसको बोलते हैं TA टाइम। ट्रेन ए जो टाइम लगाएगी वो लगाएगी TA टाइम,
इसको कितना टाइम लगेगा? अच्छा, ट्रेन ए की लंबाई l, टनल की लंबाई 60l है ना, तो टोटल जो रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 61l। ये समझ में आना चाहिए। ट्रेन की लंबाई l, टनल की लंबाई 60l, तो टोटल जो रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगी क्रॉस करने में हो जाएगी 61l। ठीक है। अच्छा, क्या टनल की कोई स्पीड होती? नहीं, टनल की स्पीड तो कांस्टेंट होती है। अच्छा, और ट्रेन की स्पीड? हाँ बिल्कुल, ट्रेन की तो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 61/30। इसी तरह ट्रेन बी, टनल की लंबाई 60l, खुद की लंबाई 4l, तो ये हो जाएगा 64l। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, टाइम किस में ज्यादा लग रहा है? टाइम तो इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें तो कम लग रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं TB माइनस TA इक्वल टू 35? क्या मैं लिख सकता हूं? तो TB की वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए, TA की वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, और L आप निकाल सकते हैं। और जब आप L निकालेंगे, इस तरह से आप L निकालेंगे, तो L की वैल्यू आ जाएगी 30, और तो कैपिटल L जो हो जाएगा 60 इंटू 30, 1800 मीटर। तो अपन ऑप्शन देख लें, 1800 मीटर, ये रहा हमारा। लेट्स सी, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम इसको सवालों को कर सकते हैं। आगे अगला सवाल देखते हैं। A ball is thrown vertically upwards with an initial velocity of 150 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को ऊपर थ्रो किया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया। आफ्टर 3 सेकंड, और आफ्टर 5 सेकंड, लेट्स से कि 3 सेकंड बाद है और ये 5 सेकंड बाद है। हमें मालूम है कि हर सेकंड में जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। यानी किसी बॉल को अगर आपने 150 मीटर पर सेकंड से भेजा है, तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 140, 2 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 130, 3 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 120। हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड डाउन होगी। सिंपल होता है ना, V इक्वल टू यू माइनस GT से अपन जानते हैं, V इक्वल टू यू माइनस GT से अपन जानते हैं कि स्पीड, अगर कोई बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड कम होती जाती है। ठीक है। तो अगर 150 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, तो रेशियो वेलोसिटी, तो लेट्स से कि यहाँ पर एक वेलोसिटी होगी जिसको बोलेंगे VA, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको बोला VB। ठीक है। तो हमें दे रखा है कि VA अपॉन VB इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x। तो अगर 150 से फेंका है, तो 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 120। क्या समझ में आया? 2 सेकंड और 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 100। हर 1 सेकंड 10 मीटर की स्पीड को खा जाता है। हर 1 सेकंड 10 मीटर की पर सेकंड की स्पीड को खा जाता है। तो 150 पे यहाँ था 140, 130, 120, 110, 100। तो 3 सेकंड बाद 120, 5 सेकंड बाद 100। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 120 अपॉन 100 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा 6/5 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 5x प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये भी एक बहुत इजी सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 10 माइनस 5 6, तो हमारा आंसर है 5। ठीक है, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमारा आंसर सही बता दिया है। आइए आगे चलते हैं। तो इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की जो प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और आप सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये जो सवाल है थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर इस एक बार आप चाहें तो इसको एक बार पढ़िए। ठीक है, खुद ट्राई कीजिए। देखिए क्या बोलता है ये, एक ट्रक और एक कार दोनों मूव कर रहे हैं और सेम काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक और काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार दोनों सेम है। दे आर मूविंग द सेम, आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। यानी कि इनमें ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो है। यानी कि डेल्टा KE फॉर ट्रक और डेल्टा KE फॉर कार भी सेम है। भाई जब जो इन्होंने की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम है। अब हमसे क्या पूछ रहा है ना, अगर उनको ब्रेक लगाया जाता है और इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेस के थ्रू ब्रेक लगाया जाता है, तो बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, आपसे बताया कि क्या स्टेटमेंट सही है। वो बोल रहे हैं कि सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे, रेस्ट लगाया गया, सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया और सेम डिस्टेंस पे रेस्ट पे आएंगे। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। देख लेते हैं। हमें मालूम है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी।
वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो डेल्टा के ही तो दोनों का सेम है, डेल्टा के ही दोनों का सेम है, फोर्स भी रिटार्डिंग फोर्स भी दोनों का सेम है, तो एस भी दोनों का सेम होगा, यानी कि x1 बराबर x2 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए दोनों का डेल्टा के ही चेंज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो डेल्टा के ही सेम हो गया। और वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू ये भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डेल्टा के ही सेम है, फोर्स सेम है, दे रखा ना रिटार्डिंग फोर्स सेम है, ये भी दे रखा ना कि दोनों रिटार्डिंग सेम फोर्स लगा के उनको स्टॉप किया जाए, तो रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, अगर रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, डेल्टा के भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, यानी कि x1 बराबर x2 होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, तो मेरे ख्याल से पहला स्टेटमेंट तो अपन हटा देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टेक्स ए टर्न एंड मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ कार जीरो कैसे हो जाएगा भाई, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार तो जीरो हो ही नहीं सकता, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये पहला ऑप्शन में मिल गया, बाकी ऑप्शन में हम चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा आंसर सही हो गया। तो ये एक अच्छा थ्योरेटिकल सवाल था, ठीक है। अब आप देखिए ये सवाल, ये जेईई मेन का सवाल है, और कितना अच्छा सवाल है, कितना इजी सवाल है। फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकाला है, हमें वीटी ग्राफ दे रखा है, हमें वीटी ग्राफ दे रखा है, और हमें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है 25 सेकंड ऑफ मोशन में। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ डायग्राम, क्योंकि इस तरह के सवाल बनाने जरूरी है, इतने इजी सवाल आपके आते हैं कई बार तो, और अगर आप इसको भी गलत करके आते हैं तो फिर ये वाला सवाल, ठीक है। तो ये हो गया 10 सेकंड, ये हो गया ये 20 मीटर पर सेकंड, ये तो ऊपर तो वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, और यहाँ पर टाइम है, टाइम है 5 10, ओके, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर 25 है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है उसमें तो अपन सारे एरिया को प्लस कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नीचे का एरिया नेगेटिव लेते हैं। ये वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। मतलब जैसे एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, इसी तरह से वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, डेल्टा वी देता है। एटी ग्राफ का जो एरिया होता है डेल्टा वी देता है। ये बेसिक चीजें जो आपको मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि यही हमारे सवालों में आती है, और यहीं पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद दिलाता हूँ। अब देखिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक समझ में आता है कि यार डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कभी भी हमेशा ग्रेटर देन या तो 1 होगा या 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो तो हमेशा तो 1 होगा, या फिर हमेशा 1 से बड़ा होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर ये ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब है जितना ये ऊपर चल रहा है उतना नीचे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो और माइनस हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो तो हमेशा मोर देन 1 होगा। अब देखिए इस सवाल में क्या खास बात है, क्या इसमें कोई भी एक ऐसा आंसर है जो मोर देन 1 है? 1/2 हो ही नहीं सकता, 1/2 तो कभी नहीं हो सकता। क्या 3/5 हो सकता है? 3/5 भी कभी नहीं हो सकता। क्या 1 हो सकता है? 1 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्राफ पॉजिटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में भी हुआ है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कभी भी बराबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर भी हुआ है नीचे भी हुआ है, तो माइनस तो होना ही है। तो यानी कि 1 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 3/5 नहीं हो सकता, तो बाकी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा टिक कर दो 5/3। आइए आगे आंसर, आप इसका एरिया निकालोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, वो अपन उस सवाल में कर लेंगे जहाँ जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ तो सिंपल इंटेलिजेंस लगानी, ऑप्शन देख के लगाना है यार, कुछ करना थोड़ी है। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, मिनिमम जो रेशियो होगा वो 1 होगा, और हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। मिनिमम रेशियो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा वीटी ग्राफ, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो नेगेटिव होगा, यानी कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से कम होना ही है, तो ए की वैल्यू है जो मोर देन 1 दे रखी है। तो इस तरह से अपन इसको कर लेंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। अब ये तो बहुत ही इजी सवाल है। ए पर्सन ट्रेवल एक्स डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, ठीक है, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस ट्रेवल किया वेलोसिटी v1 से,
फिर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया वेलोसिटी v2 से, हमसे पूछा है रिलेशन बिटवीन v1 और v2। तो हमने तो ये तो बहुत बार पढ़ रखा है v1 और v2 में क्या रिलेशन होता है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, ये तो कर लेते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा और कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, जिसको पोजीशन थोड़े से, जिन लोगों को ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो हमारे को दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ। आइए पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है हमको, ये ए बना रखा है और ये हमारा एक तरह से वी बना रखा है, ठीक है, ये हमारा बी बना रखा है, ये ए है, ये बी है, और ये एक्स टी ग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है, और ये हाँ बिल्कुल। अब क्या बोल रखा है, दो स्टूडेंट्स के लिए, ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने स्कूल से घर जा रहे हैं, उनका पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, उनका पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब हमसे पूछा है ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। बहुत सारे ऑप्शन पूछे हैं। अच्छा हमें ये तो मालूम है यार कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, ये तो पता है हमें। आप इनमें से बताइए किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है ये बताइए। ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, इस लाइन का स्लोप कम है, तो ये तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है कि वेलोसिटी ऑफ बी इज वेलोसिटी ऑफ इज ग्रेटर देन ए? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो ई वाला ऑप्शन जो है ना, बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, ये तो हो गया, ई तो हो गया। अच्छा इसमें तो ए सी डी है, इसमें तो ई है ही नहीं, बी में ई है, सी में भी ई है और डी में भी ई है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अब बाकी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल, बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ये बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। ए ट्रेवल फास्टर देन बी, बी ट्रेवल फास्टर देन ए, इसमें तो अपन निकाल लिया कि भाई बी ट्रेवल फास्टर देन ए। अब अपन बात करते हैं कि कौन पास रहता है स्कूल के। देखिए अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो कौन ज्यादा चला, कौन ज्यादा चला, ऑब्वियसली नहीं, कौन जल्दी, कौन पास रहता है, यानी कि कौन जल्दी पहुंचा, ऑब्वियसली ये जल्दी पहुंचा। ए की जो डिस्टेंस है, ए की जो डिस्टेंस है स्कूल से, अगर हमारा स्कूल यहाँ पर है तो बी की डिस्टेंस तो दूर है, यानी कि ए इज क्लोजर टू द होम, ए इज लीव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए की जो डिस्टेंस है स्कूल से पास में है, ठीक है। आप देखिए एक्सट्री कर्व में जो बी का डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा आ रहा है, ए का डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है। अगर ए का डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है तो ए है जो स्कूल के ज्यादा पास में है, यानी इस केस में दो ऑप्शन वैलिड हो जाएंगे, एक तो ए ऑप्शन और एक ई ऑप्शन। ए लीव्स क्लोजर टू द स्कूल और बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। तो हम इसमें जो टिक करेंगे, इसमें जो टिक करेंगे वो लास्ट वाला टिक करेंगे ए एंड ई, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा ये मैं बार बार जो कंसेप्ट की बात कर रहा था ये आ गया। दो स्टेटमेंट दे रखे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। ओके, एरिया अंडर, हमने बोला था वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, डिस्टेंस नहीं देता डिस्प्लेसमेंट देता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम, बिल्कुल सही बोला। अगर 80 ग्राफ का एरिया बोलते हैं तो डेल्टा वी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 तो गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। ये हमारा सही बता दिया कंप्यूटर ने और हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आइए, ए पार्टिकल स्टार्ट इन इनिशियल, ये तो बहुत इजी सवाल है, आप खुद ट्राई करिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। एक पार्टिकल स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग द एक्स डायरेक्शन मूव करता है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है ए एक्स दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, हमसे वी एक्स भी दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड, ये भी हमें दे रखा है। हमसे पूछा है टाइम, लगा दो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो 60 10 और 2t, तो t इक्वल टू आ गया 5 सेकंड, नहीं
50 25 सेकेंड, 25 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50/2 25 सेकेंड, यस। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी सवाल था, मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो इस तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे, बहुत इजी होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो मेरे ख्याल इस तरह के सवालों की आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो आइए इस ग्राफ को बनाते हैं कि एक पार्टिकल है जो ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ए टू बी इसका मोशन हुआ और यहाँ से गया, और ये है हमारा बी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। और बी पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट ही स्पीड है, ऑब्वियसली वेलोसिटी तो चेंज होती है। दैट्स व्हाई इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर जगह स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। और वेलोसिटी चेंज होगी तो यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड है बॉडी। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी में पार्टिकल गया है, हमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब सब कुछ दे रखा है हमें, ये बी, ये हमें दे रखा है बी, ये बना देते हैं यहाँ पर बी, ये पॉइंट रखा है। हमें मालूम है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट पता है? बिल्कुल पता है। ए से बी तक का ये जो अगर लाइन जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसका। ये जो आएगी ये तो डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन सीधे वेक्टर से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा डेल्टा एस आ गया। तो पहला चैलेंज तो होगा कि डेल्टा एस निकाले कैसे। ये मालूम है आर है, ये मालूम है आर है, ये मालूम है 120 डिग्री है, ठीक है। ये आर है, ये आर है, और ये 120 डिग्री है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। हालांकि आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, आपने पढ़ा है अगर ये ए है और ये बी है तो ये आर होता है, तो आर इक्वल टू होता है √a² + b²। ये आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, यहाँ तो 120 डिग्री एंगल है, तो कैसे निकालेंगे इसको भी अपन सीखेंगे। अब डेल्टा टी, टाइम कैसे नहीं है? टाइम तो निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे। हमें मालूम है कि इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है, तो पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? इसको पूरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा? अच्छा, डेल्टा टी 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया? यानी कि 1/3 चक्कर लगाना है, 1/3 चक्कर लगाना है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 2πr, 1/3 इंटू 2πr। चक्कर कितना लगाना है? पूरे चक्कर का 1/3 पार्ट लगाना है, ठीक है। और स्पीड कितनी है? स्पीड है पाई मीटर पर सेकंड, तो पाई की स्पीड दे रही, जानबूझ के पाई दे देगा ताकि पाई से पाई कट जाए। तो पाई से पाई कट गया और ये आ जाएगा हमारा 2r/3 सेकंड। 2r/3 सेकंड लगेगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, टाइम आ गया। तो भैया टाइम तो आ गया मेरे पास 2r/3, ये तो आ गया। डेल्टा एस निकालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? अब अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपन ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं इसमें, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। अपने सेंटर से अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अगर सेंटर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये हमारे के दोनों ट्राइंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है और ये भी x है, और अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 60 हो जाए, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा और ये एंगल भी 60 हो जाएगा। अब आप इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कीजिए, इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कीजिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 60 इक्वल टू बोल सकता हूँ x अपॉन r, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो x अपॉन r, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 x अपॉन r, ठीक है। यहाँ से मैंने x निकाल लिया, वो आ गया √3/2। अगर ये x √3/2 r है तो ये भी √3/r होगा, तो ये टोटल जो हो जाएगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये 2 इंटू √3/2 r हो जाएगा, यानी कि इसको बोल सकता हूँ √3r। क्या ये समझ में आया? ये √3r हो जाएगा, और ये √3r यहाँ पर आ गया, r से r कट गया, और मेरी जो एवरेज वेलोसिटी आई ये ऊपर चला गया 3√3/2 विच इज 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादातर उम्मीद है
50% बच्चों से सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल हो सकता है आपसे। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 1.5 √3 मीटर पर सेकंड। और आप देख भी सकते हैं कि कितने परसेंटेज लोगों ने एक बार में सही जवाब दिया। सिर्फ 40%, 46% बच्चों ने ही इसका सही जवाब दिया था। तो अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आपको काइनेमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत अच्छे लेवल का सवाल था। ठीक है, आइए। A particle of mass 10 kg, 10 gram moves in a straight line with a retardation 2x, where x is the displacement in SI units, and the loss of the kinetic energy for about displacement in 10 upon x की पावर माइनस n, the value of n will be। तो बड़ा डरावना लगता है सवाल। ठीक है, हमें तो मालूम है कि रिटार्डेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है 2x। अब हमें जब भी मालूम है कि एक्सीलरेशन 2x, एक्सीलरेशन x की फॉर्म में दे रखा है, तो एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv by dx, हमें ये पता होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा के ई की बात कर रहे हैं। डेल्टा के ई निकालना है हमें, और डेल्टा के ई जो हमें दे रखा है, वो उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 अपॉन एक्स की पावर माइनस एन दे रखी है, और ये एन निकालना है हमें, यानी डेल्टा के ई पे जाना है। ठीक है, तो आइए कैसे करते हैं। ए की जगह लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, रिटार्डेशन है। आप चाहो तो माइनस लगाओ, नहीं चाहो तो माइनस मत लगाओ। वी डी वी इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दिया, अब लिमिट लगा दीजिए, इधर भी लिमिट लगा दीजिए, इधर भी लिमिट लगा दीजिए, इधर भी लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to x, और ये हो जाएगा v इनिशियल से v फाइनल। तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जी मुझे डेल्टा के ही निकालना है, यानी कि m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। अगर m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो क्या हो गया, डेल्टा के ही आया, नहीं आया, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया, डेल्टा के ही आ गया। तो ये मेरा डेल्टा के ही आ गया। अब डेल्टा के ही की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एम एक्स स्क्वायर, होगी नहीं होगी, डेल्टा के ही की वैल्यू एम एक्स स्क्वायर होगी। m की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब हो गया 0.01। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे इस फॉर्म में अरेंज करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 अपॉन एक्स की पावर माइनस 2। आप कंपैरिजन कर लीजिए, 10 अपॉन एक्स की पावर माइनस एन, यहाँ पर 10 अपॉन एक्स की पावर माइनस 2, तो एन इक्वल टू आ गया 2। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगेन थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल भी हमसे हो सकता है। आई, बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। और अगर आप देखेंगे कितने परसेंटेज बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, तो अच्छा यहाँ पर दे नहीं रखा, पर ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, ओके, आगे अगला सवाल करते हैं। एक ट्रेन इंजन moving with a speed of 20 meter per second, the driver must apply brake at a distance of 500 meter before the station for the train to come at the rest। तो एक ट्रेन का इंजन है, ठीक है, और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और यहाँ पर ब्रेक लगाता है, यहाँ ब्रेक लगाता है और यहाँ पर रेस्ट पे आता है, और उससे पहले 500 मीटर ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। अब पूछा है कि द ब्रेक्स पर अप्लाइड हाफ द डिस्टेंस, अगर ब्रेक यहाँ पर ही लगा के ब्रेक यहाँ पर लगाता, ब्रेक को मैं यहाँ पर लगाता, हाफ द डिस्टेंस पे लगाता, 250 मीटर पे लगाता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आके रुकता नहीं। तो यहाँ पर आने पर इसकी स्पीड क्या होगी, वो स्पीड निकालनी है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि इस पर रिटार्डेशन क्या लग रहा है। इस इक्वेशन से निकालेंगे रिटार्डेशन क्या लग रहा है। इनिशियल स्पीड 20, फाइनल स्पीड 0, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर। पहले तो रिटार्डेशन निकालें, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 400, 2a डिस्प्लेसमेंट 500। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 500, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करा तो अपना आ गया, रिटार्डेशन आ गया मेरा -400 अपॉन 1000, यानी कि a इक्वल टू मेरे पास आ गया -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 2/5 का आ गया। अब क्या होगा, अब भाई हाफ द डिस्टेंस में ब्रेक लगाए, हाफ द डिस्टेंस में ब्रेक लगाए, अब मुझे स्पीड पूछी, यहाँ पर आता है क्या स्पीड, तो अगेन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यू स्क्वायर तो अभी भी 400 आएगा प्लस 2, a की वैल्यू हो जाएगी -2/5, और s की वैल्यू हो जाएगी 250 मीटर, 250 मीटर हो जाएगी s की वैल्यू। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे,
आप जब इसको सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 हेड √200। तो आपसे पूछा है √x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200। बहुत अच्छा सवाल है, x की वैल्यू जाएगी 200 और यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं x की वैल्यू 200। ओके, तो हमने ये 200 वैल्यू पुट कर दी। ये हमारा बिल्कुल सही सवाल है ना, हमने बिल्कुल सही किया है इसको। तो अच्छा सवाल है ये और यहाँ पर अटकने की संभावना हो सकती है। आइए, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है स्पीड v1 v2 v3 से along the segment a b c d respectively shown in the figure, ab equal to bc equal to cd equal to ad। आइए क्या सवाल है, ये बोल रहा है a b c और d, बिल्कुल सही है। ab equal to bc, ab equal to bc, तो ab भी x है, bc भी x है, बहुत बढ़िया है। और ad equal to 3ab, अच्छा ad equal to 3ab, इसका मतलब है ये भी x है। अरे ad equal to 3ab का मतलब क्या हो गया, ये भी x ही हो गया ना, cd भी x ही हो गया। अगर AD 3AB के बराबर होगा, AD 3AB के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि CD भी x ही होगा। अब हमसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, भाई ठीक है, एवरेज स्पीड का तो हमें मालूम है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी 3x अपन टोटल टाइम, इसमें टाइम कितना लगेगा, अच्छा इसमें स्पीड दे रखी है v1, इसमें v2, इसमें v3, तो इसमें टाइम लगेगा x अपॉन v1, इसमें टाइम लगेगा x अपॉन v2, इसमें टाइम लगेगा x अपॉन v3। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं 3v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1, ये आ जाएगा आपका। अच्छा सवाल है, ठीक है, फिर भी ये बहुत वी कैन से कि आराम से किया, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है। थिंक 4 किलोमीटर स्पीड से जा रहे हैं, अनादर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड बोला है, अगर डिस्टेंस सेम होती तो 2uv अपॉन u प्लस v होती, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8, सो दिस इज 630 अपॉन 8, या फिर ये भी बोल सकते हैं 15 अपॉन 4, या फिर इसको बोल सकते हैं 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, इतने आसान तो अगर आपके आ जाता है तो ये आपकी किस्मत है बस। ओके, अगला सवाल देखिए आप, एक ऑब्जेक्ट है विच इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट r above the earth, ठीक है, where r is the radius of the earth, its velocity when it is strike the earth surface। तो हमें मालूम है कि अगर ये अर्थ है हमारी, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होती है, एनर्जी होती है, वो होती है -gmm अपॉन r, मास ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, -gmm अपॉन r होती है। और अगर h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल हो जाएगी -gmm अपॉन r प्लस h। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जितना हाइट पे होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। अगर ये हाइट जो है r है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -gmm अपॉन 2r, ठीक है, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी जमीन पे आएगा, सरफेस पे आएगा, पोटेंशियल हो जाएगी -gmm अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और लॉस जो होगा ये लॉस होगा। पहले ये पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी लॉस कितना हो गया, ये लॉस हो गया, और जो ये लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और इससे अपन वैल्यू निकालेंगे, अपन को मिल जाएगा v इक्वल टू √gre। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है इसमें, ये हमारा सही सवाल है, ठीक है। आइए, ये तो एक बहुत ही इजी सवाल हो गया, हमें कॉलम को मैच करना है। ये एक्स ग्राफ दे रखा है, ये वीटी ग्राफ दे रखा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये एक्स ग्राफ है, देखिए अब इसका स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है, स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि मैं ए को बोल सकता हूँ 2 के साथ जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इधर भी एक्स ग्राफ का जो स्लोप है पॉजिटिव है और लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर वीटी ग्राफ में आप देख सकते हैं वेलोसिटी लगातार बढ़ती है, एक को 2 के साथ जुड़ा हुआ है। और देख लें बी, चलो बी तो अभी उसका आपको समझ नहीं आया। सी देखिए, सी में स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, बाद में स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो सी में यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 देखिए, वेलोसिटी शुरू में पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। अच्छा, ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव स्लोप भी कांस्टेंट यानी नेगेटिव भी कांस्टेंट, यानी कि ए 2 हो गया और इस सी के साथ 3 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी देखिए,
डी में एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी डी तो हो गया 1, वेलोसिटी सॉरी एक्स ग्राफ का जो स्लोप है, एक्स ग्राफ का स्लोप है जो कांस्टेंट है, यानी कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक एटी ग्राफ का एक्स ग्राफ का जो स्लोप है ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो वीटी वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, यानी डी 1 हो जाएगा। अब A2 हो गया, C3 हो गया, D1 हो गया, इस वाले को भी देख लेते हैं। इसमें एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव जाएगी, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब हो जाएगा b का 4 के साथ, तो A2 B4 C3 D1, A2 B3 C4 D1, A2 अच्छा A2 B4 C3 D1। हाँ अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। ओके ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और ये वापस भी आया है, और इसको हम अभी भी कर लेंगे। एक हॉर्स राइडर है जो हाफ द डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अच्छा आधी डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम। अब आधी जो डिस्टेंस है उसमें भी यहाँ से यहाँ तक तो आधी डिस्टेंस है, उसके बाद जो आधी ये जो बाकी डिस्टेंस है ना, इसमें आधा टाइम चलता है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि टी टाइम, और ये भी टी टाइम, यहाँ चला वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पर चला वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टेंस ले सकते हैं अपन 10t, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 15t, यानी कि ये टोटल जो डिस्टेंस होगी ये होगी 25t, क्योंकि ये आधी डिस्टेंस थी, अगर ये 25t होगी तो ये भी 25t होगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो होगी वो होगी 50t, ये टोटल डिस्टेंस होगी। ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, हमसे क्या पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, होती नहीं होती। क्या मुझे टोटल डिस्टेंस मालूम पड़ेगी टाइम की फॉर्म में, बिल्कुल मालूम पड़ेगी। क्या मुझे टोटल टाइम मालूम पड़ गया, नहीं मालूम पड़ा। मुझे मालूम है टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, टी और टी 2t टाइम तो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, यहाँ का टाइम मुझे मालूम पड़ा क्या, नहीं पड़ा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 25t, मुझे यहाँ से यहाँ तक की स्पीड मालूम पड़ गई हाँ। तो क्या मैं डिस्टेंस को टाइम से स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 25t को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 5t, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5t टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक 2t टाइम लगा, और टोटल डिस्टेंस है 50t, टोटल टाइम है 5t प्लस 2t, यानी कि हो गया 50/7, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 50/7, हमसे x/7 है दे रखा है, x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। अच्छा सवाल है, और ये काफ़ी बच्चों को घुमा सकता है, और सबसे ज़्यादा तो क्या है कि इन्होंने इसको इंटीजर में दे दिया तो और थोड़ा सा अच्छा बना दिया, तो बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, आइए इसको भी करते हैं। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ओके एक टेनिस बॉल है, उसको हमने 9.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप करा, ठीक है। बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर द 2 सेकंड। जो बॉल है ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट में रहेगी 0.2 सेकंड के लिए, और ये वापस इसने रिबाउंड किया हाइट 5 मीटर तक। अब ये सिर्फ है ना हाइट 5 मीटर तक ही रिबाउंड कर पाई, यहाँ तक रिबाउंड करा इसने, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी टकराने की, और एक कुछ ना कुछ होगी फाइनल वेलोसिटी टकरा के लौटने की, ठीक है। तो हमें मालूम है टकराने की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी ui = 2gh। तो जो g कितना है 9.8, स्पेसिफिकली दे रखा है g 9.8, हाइट दे रखी 10, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की बात करूँगा तो ये -j हो जाएगी, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर की हाइट तक जा रही है, तो v फाइनल हो जाएगी √2g 9.8, g 9.8, एज कितना है 5, ये कितना है 5, ओके सॉरी 9.8 10 दे रखा है, जी भी यहाँ भी 10 दे रखा है, यहाँ भी 10 दे रखा है, ठीक है। हाइट 9.8 दे रखी थी, ठीक है, हाइट 9.8 दे रखी थी, ठीक है, हाइट 9.8 दे रखी थी। इसको सॉल्व करा तो ये 10 मीटर। अब चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी जाएगी डेल्टा जी 10g, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, विच इज हो जाएगा 24j। ये समझ में आया नहीं आया, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 10j इनिशियल -14j, और जब
माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी डेल्टा वी हो जाएगा 24J। और हमसे पूछा है एवरेज एक्सीलरेशन, तो ए एवरेज होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी हो जाएगा 24 और डेल्टा टी जो हो जाएगा 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, यानी इसको हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइए अपन चेक करते हैं कि हमारा सवाल सही करा है नहीं करा हमने, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बढ़िया, हमने बिल्कुल सही करा है, ठीक है। और एक आध सवाल और देखते हैं और इसके बाद हम पॉज लेंगे, क्योंकि अब सवाल बहुत इजी आ रहे हैं। एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय द x इक्वल टू 4t स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 8t और t इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 40 मीटर पर सेकंड आंसर है बिल्कुल। ये तो बहुत ही इजी सवाल है। अच्छा, ये भी बहुत इजी सवाल है। एट कार ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ x विद स्पीड v1 देन सेम डिस्टेंस विद स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द कार। ये हमने पढ़ा है 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 होती है, तो इसको तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। 87% लोगों ने वैसे भी इसको सही किया है, ये सवाल गलत नहीं हो सकता। ये एक अच्छा सवाल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, हमसे वीटी ग्राफ दे रखा है, हमसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, तो 1:2 भी दे रखा है, 1:3 भी दे रखा है, 1:3 भी दे रखा है। ओहो सॉरी, तो यहां पर हम सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर हम सिंपल बाय ऑब्जर्वेशन से नहीं कर सकते, जहां पर हमने पहले कर लिया था। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अपन तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस में अपन सबको ऐड करना है, तो 8 को 2 से, वीटी ग्राफ है तो 8 इंटू 2 16, वेरी गुड। फिर 2 इंटू 4 8, वेरी गुड, प्लस फिर 4, इसकी विड्थ 4 होगी, हाइट भी 4 होगी, 16 अगेन 16, ठीक है। फिर आप इस देखेंगे इसकी विड्थ 2 है, हाइट 4 है, तो ये प्लस 8, तो ये तो डिस्टेंस आ गई मेरी। अगर मैं इसको डिस्टेंस को ऐड करूँगा तो 40 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, तो देखिए अब कौन कौन माइनस हो रहा है। 16 तो प्लस का था, जो नीचे वाला 8 है वो माइनस का हो जाएगा, ऊपर वाला अगेन 16 प्लस का, नीचे वाला 8 फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये कट गया पूरा, ये आ गया 16। अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट 16 है, डिस्टेंस 48 है, तो रेशियो हो गया 1:3। तो ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। हमने इसका पहला वाला वर्जन करा था, ये आंसर हमारा आ गया। और ये लास्ट सवाल हम, ओके चलिए हम यहीं पर पॉज करते हैं, ठीक है। और सेशन कैसा लगा और क्या चेंजेस आप चाहते हैं, जरूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।